शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत शानदार फ़तह अता फ़रमाई तीनों हलकों में। तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद मैं दस्का के और वज़ीराबाद के और नौशहरा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस खौफ और जबर के धौंस और धांधली के माहौल में उन्होंने बाहर निकल कर न सिर्फ उसको डिफ़ाई किया बल्कि बहुत बड़ी तादाद में निकल कर अपने जो हक़ के राय दही है वो इस्तेमाल किया, अपना वोट इस्तेमाल किया और आइन और कानून की खातिर और अपना जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था उसकी खातिर उन्होंने कल बहुत एक रिस्की सिचुएशन भी फ़ेस की और एक खौफ और हरास का जो माहौल था उसको भी फ़ेस किया और फिर भी वो डटे रहे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, वोटर्स का, लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस तरह कल उन्होंने और इन तीनों जगहों पे अवाम ने किस तरह जो वोट को इज़्ज़त दो का जो मियाँ साहब का बयानिया है उसको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने वोट की इज़्ज़त के लिए कल एक पूरी जंग भी लड़ी और उसमें वो सुरखरू भी हुए माशाल्लाह। ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया और इसी क्योंकि वो चौकन्ना थे तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे, लेकिन दस्का के अवाम और वज़ीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे। उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीक़ा वारदात भी समझ चुके थे, इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। इसके साथ मैं एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और PMLN के जितने भी MNAs, MPAs और हमारे जो जमात के उहदेदारान हैं, जिस तरह इन सब ने इसको सपोर्ट किया और अपनी अपनी खिदमात इसमें दी, मैं इन सब का एतराफ़ भी करती हूँ, तहे दिल से इनकी शुक्रगुज़ार भी हूँ और कदरदान भी हूँ। रात को बल्कि राना साहब को तो वो अरेस्ट करने आ गए थे, फिर वो पहले अरेस्ट करने आ गए, बाद में उनको समझ आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता ही नहीं है। तो जिस तरह इन पर पहले वो मंशियात का केस डाला था तो उल्टा पड़ गया, इसी तरह उन्होंने सोचा कि गिरफ़्तार कर लेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, एक और गलती हो जाएगी। तो राना साहब को भी कल वहाँ पर खौफ व हरास जो है वो फैलाए रखा। राना साहब ने को मैंने कहा कि आपको शुक्र है गिरफ़्तार नहीं किया, कहते कर भी लेते तो क्या होता। और इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी सुबह 10 बजे तक वहाँ बैठे रहे, मेरा राब्ता था इनसे, मैं भी जागती रही लाहौर से, लेकिन ये वहाँ बैठे रहे, पूरा इन्होंने अपना जो हक़ था उसके लिए ये डटे रहे और चोरों को बेनकाब किया। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को, लीडरान को, कारकुनान को, वोटर्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उनको मुबारकबाद भी देती हूँ इस अज़ीमुश्शान फ़तह के ऊपर, जिसमें इन्होंने जिस तरह वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के जॉज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मगरमच्छ के जॉज़ से अपनी फ़तह को और अपनी 3 सीटों को खींच के लाए हैं माशाल्लाह, तो शाबाश। इससे पहले कि मैं कल की जो तारीख़ी धांधली हुई है और कल के जो वाक़यात हुए हैं उनको बेनकाब करूं, मैं एक बहुत ही अफसोसनाक जो पहलू था इस सब चीज़ का वो ये था कि एक सीट की खातिर इन्होंने 2 कीमती जानें कल जवान बच्चों की चली गईं और मुझे निहायत अफसोस है। सुनने में ये आता है कि उनमें से एक जो था उनका ताल्लुक़ शायद हुक्मरान जमात से भी था, लेकिन जिससे भी था
इंसान इंसान होता है। मुझे अफसोस है कि 2 जानें इनकी धांधली की और इनके खौफ की, इनकी जबर की धौंस की नज़र हो गई। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और मैं उनकी जो फ़ैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, मैं उनसे इज़हार अफ़सोस भी करती हूँ, इज़हार हमदर्दी भी करती हूँ, और इंशाअल्लाह इससे पहले सर्वेज़ हुए थे, उसमें PMLN लीड कर रही थी और बहुत बड़ी परसेंटेज से लीड कर रही थी, स्पेशली डस्का में और वज़ीराबाद में। तो ऑब्वियसली जहाँ आपका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ आपका जो सियासी मुखालिफ है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उससे ज़्यादा इल्म जो है वो मुखालिफिन को होता है। तो हमसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास रियासती इदारे भी हैं, उन्होंने सर्वेज़ भी कराए, उन्होंने सब कुछ किया, उनको पता चल गया कि PMLN वहाँ पर लैंड स्लाइड से जीत रही हो। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, वज़ीराबाद में भी और डस्का में भी। मुझे नहीं पता कि नौशहरा में किस हद तक उन्होंने वो प्लान बनाया या उस पर अमल दरामद किया, लेकिन नौशहरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा और फतह याब हुई। मेरा ख्याल है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये नौशहरा से इतनी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वहाँ से कभी पहले जीती नहीं। तो इनकी तवज्जो जो थी वो इन 2 सीट्स के ऊपर थी। मैं इख्तियार वली साहब को, जो नौशहरा से जीते हैं, उनको भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं वहाँ गई थी नौशहरा के जलसे में, बहुत आवाम ने मुझे इज़्ज़त भी दी, मुझसे शफ़क़त का इजहार भी किया, मेरा बहुत अच्छा वेलकम भी किया। मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम ले जाएंगे। लेकिन उसका अपना मज़ा होता है जो आप किसी के घर में जाके आप उससे उसकी फ़तह छीन के लाते हैं। तो मियाँ साहब का बयानिया, मुझे खुशी है कि KPK के ऐसे इलाकों में भी सराहियत कर गया, लोग उसको मानते हैं, और इसी तरह जहाँ वो मियाँ साहब के बयानिए को मानते हैं, वहाँ वो उनकी नाअहली और नालायकी से इतने तंग आ चुके हैं कि लोग इनसे निजात चाहते हैं। अब आप आ जाएँ सियालकोट, डस्का और वज़ीराबाद की सीट्स के ऊपर। हम ये पता है कि वो मुस्लिम लीग नून की सीट्स थी, माशाल्लाह मुस्लिम लीग ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ जीत भी रही थी। मेरे ज़ाती ख़्याल में शायद 20-80 का मुकाबला होता, या 70-30 का, चलें थोड़ा सा और मार्जिन दे दें, 70-30 का मुकाबला था वहाँ पर। लेकिन चूँकि इनको अंदाज़ा था तो इन्होंने फिर वो प्लानिंग इस तरह से की, और इनको पता था कि देखिए पंजाब से या कहीं से भी मुस्लिम लीग नून जीतती है ना, तो इनके लिए वो मौत से बदतर है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम लीग नून की बात आ जाती है वहाँ इनके ये हवास बाख्ता हो जाते हैं, इनको समझ आ जाती है कि हमारा वजूद जो है वो ख़तरे में है। तो इनको पता तो था कि ये हारेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये इतनी बुरी तरह हारेंगे। तो सुबह जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, लोग अपने घरों से निकले, इनके कैंप्स खाली पड़े थे। PMLN के कैंप्स, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं, और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ, मीडिया के लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने बरसती गोलियों में रिपोर्टिंग की और जान को हथेली पे रख कर रिपोर्टिंग की। तो आप लोग जब फील्ड में थे तो आपने भी देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में क्या था और इनके कैंप्स में क्या था, और जिस तरह के माहौल में मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर निकला और इतनी बड़ी तादाद में निकला, तो इनके तो हाथ पांव फूल गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि फायरिंग करो, एक खौफ का माहौल क्रिएट करो, और ताकि इनका वोटर जो है या तो वो डर के बाहर ना निकले, या जो निकला हुआ है वो हरास हो के और वो डर के अपने अपने जगहों पे वापस चला जाए। तो खुलेआम कल इन्होंने
खुलेआम इन्होंने फायरिंग भी की और पीटीआई का जो एमएनए है एक वीडियो में ब्लेटेंटली आप देखें, एक वीडियो में वो फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके जो वहाँ पर इनका जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के लोगों ने फायरिंग की, उसके भांजे भतीजों ने फायरिंग की। खुलेआम ये सड़कों में, बाज़ारों में वो निकाब लगाकर ये दंदनाते फिर रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, और उसी फायरिंग के नतीजे में 2 बदकिस्मत बच्चे हलाक हो गए। और आप लगा रहे हैं इल्ज़ाम ऑपोजिशन के ऊपर, आप राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप सोचें कि जिस किस्म की ये हुकूमत है, जिस किस्म की हुकूमत तो नहीं है, ये माफिया है, जिस किस्म के फैशिस्ट लोग हैं, ये फैशिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, ये जिस किस्म के ये ख़तरनाक लोग हैं, हर हरबा आजमा सकते हैं, तो इंतज़ामिया भी इनकी, पुलिस भी इनकी, सब कुछ इनका। ज़रा आप अंदाज़ा करें कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स ने फायरिंग की होती तो क्या उसका हाल होता। राना साहब ने अगर खुदा न खास्ता कोई फायरिंग करवाई होती या की होती है, या उस मौका पर भी मौजूद होते जहां फायरिंग होती है, तो उन्होंने राना साहब को नहीं पकड़ना था, उन्होंने रायवंडा के मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करना था। तो हमारे पास तो वीडियो सब ज़रा जीशान ज़रा लगाएं जहां पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो खुद खड़े फायरिंग करवा रहे हैं, ज़रा देखें प्लीज़। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमने उनको रेड सर्कल में किया हुआ है, आप ज़रा आवाम को भी दिखाइए। पीटीआई के एमएनए साहब सामने बैठे हुए हैं, ये मली साहब पास बैठे हैं, एमएनए साहब सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, फायरिंग हो रही है, ये मली साहब पास बैठे हैं। अब बताएं। अभी खो वगैरह उठाते हैं। वीडियो तो झूठ नहीं बोलती। हो गया, बस बंद करें। तो जब सबूत होते हैं तो इस तरह दिखाए जाते हैं, इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। तो इन्होंने फिर पहले खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, हमारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को डराने की कोशिश की, लेकिन तब भी जब ये डरने से हमारे लोगों ने इनकार कर दिया, जब हमारे लोग जबर के सामने खड़े हो गए। बल्कि मैंने कल एक खातून की वीडियो देखी, वो शायद अभी मेरे पास नहीं है, वो वीडियो में कह रही थी कि मैंने पहले नून लीग को वोट नहीं डालना था, लेकिन जो आज फायरिंग हुई और बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी हुई है, मैंने सोचा था कि ये वोट मैं अब आज PMLN को और शेर को डालूंगी। तो आप बेवकूफ़ हो सकते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, लोगों की आंखें बंद हैं। और आजकल हर शख्स के पास मोबाइल होता है, चलते मतलब मूव करते हुए लोग जो हैं वो मोबाइल कैमराज होते हैं, सबके पास कैमराज होते हैं। तो फिर इन्होंने उसको पहले सबको मुंतशिर करने की कोशिश की, उसमें जब ये नाकामी से 2-4 हुए तो इन्होंने फिर वोटिंग को, पोलिंग को पूरे डस्का और वज़ीराबाद में उन्होंने पोलिंग को स्लो कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको अंदर से ऑर्डर्स आए कि आप पोलिंग स्लो कर दें। पोलिंग जब इन्होंने स्लो की तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गई लोगों की, और वहाँ पर भी लोग मौजूद थे। उन्होंने कैमरास से जो कतारें, लंबी क्यूज़ लगी हुई थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस की, उसकी जब वीडियोस बनाई तो वो एक ने कहा कि हम शेर को वोट देने आए हैं, दूसरे ने कहा, वो पूरी लाइंस की लाइंस और क्यूज़ ने बोला कि हम शेर को वोट देने आए हैं। तो उनको पता था बाहर शेर के वोटर्स की लाइन लगी हुई है, उन्होंने पोलिंग स्लो कर दी। और डस्का में कहीं 20 मील दूर, क्योंकि डस्का शहर का जो ये वाला हल्का, ये बहुत एक्सपेंस है, इसका बहुत बड़ा हल्का है, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है। इसके जो रूरल एरियाज़ हैं वो सिटी एरिया से बहुत दूर भी हैं। तो इन्होंने जो रिमोट एरियाज़ हैं, कहीं 20 मील दूर फायरिंग हुई, और इन्होंने डस्का शहर के पोलिंग स्टेशंस जहाँ शेर का जोर था वो सारे बंद कर दिए। कभी सुना कि 4-4, 5-5 घंटे कहीं पोलिंग स्टेशंस बंद रहे हैं, और दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए, और इनके अपने वजीर मशीर अंदर बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पे। ये क्या कर रहे थे बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर? कल मैं शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रही थी, राना सनाउल्लाह साहब उस पर आए हुए थे, तो
तो इनके एक मुशीर जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा कल शाहजेब खानज़ादा ने। उन्होंने जियो के किसी रिपोर्टर का नाम लिया कि उनको बुलाएं, वो देख रहे थे। जब वो रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया तो उसने उनका पूरा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशंस में 3 घंटे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो बाहर PMLN के लोग जमा थे तो रास्ता बंद था। तो उन्होंने एंकर ने पूछा कि क्या वाकई रास्ता बंद था? तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता तो खुला था, हम सब आ जा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके जो मुशीर लोग हैं या इनके जो हुकूमती ओहदेदार हैं, ये बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर क्या कर रहे थे? अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कर रहे थे। जब इन्होंने ज़्यादा देर के लिए पोलिंग स्टेशंस जो है वो बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो बाहर PMLN के वोटर्स की कतारें लग गई। उन्होंने बहुत पहले दरवाज़ा खटकाया, कहा खोलो। आप देखो कितना बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के अवाम के अंदर कि वो वोट देने के लिए बेताब थे, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे, घरों में नहीं बैठे इस खौफ व हरास के माहौल में भी, वो बाहर खड़े थे। उन्होंने दरवाज़ा खटकाना शुरू किया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो आई थिंक कोई स्कूल था या क्या था, वहाँ लोगों ने कुर्सियाँ जो है वो उठा के दरवाजे को मारनी शुरू कर दी कि दरवाज़ा खोलो, हम वोट डालना चाहते हैं। आपके पास वो वीडियो है ज़ीशान? ज़रा लगाइए। ये पोलिंग स्टेशन जो है ना 3 बजे की बात की है PTI वालों ने अंदर बाजापाशी और बदमाशी कर रहे हैं और रिटर्निंग अफसर और पुलिस वाले के साथ में रिपोर्ट डाल रहे हैं। 3 पोल वाले जो है वो बदमाशी कर रहे हैं सुबह कर रहे हैं। बस बंद कर दें। वो है जिस पे लोग कुर्सी से मार के खोलने की कोशिश कर रहे हैं दरवाज़ा, वो है। मैंने खुद देखा वीडियो के अंदर कि शेर के ही लोग थे बाहर, सारे वोटर्स, और बेतहाशा थे, सैकड़ों में थे। उन्होंने जब देखा कि पोलिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने फिर दरवाजे बजाने और तोड़ने शुरू कर दिए कि दरवाज़ा खोलो, हम वोट देना चाहते हैं। ये किया इन्होंने। और वो है आपके पास जहाँ पोलिंग स्टेशंस के बाहर पूरी कतारें लगी हुई है ख़वातीन की, और वो है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि तब भी बात नहीं बनी, शेर तब भी जीत रहा था, तो इन्होंने फिर थैले उठा के भागने की कोशिश की। PMLN विजिलेंट थी माशाल्लाह, अवाम विजिलेंट थे, 2018 के डसे हुए थे, 2018 के धोखा खाए हुए थे। तो इस दफ़ा आवाम की आंखें खुली हुई थी, उन्होंने आंखें खुली रखी और पूरा पहरा दिया। तो वो जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैला उठा के भाग रहा था, ये अब मैं वज़ीराबाद की आपको बता रही हूँ, हमारे कारकुनों ने, हमारे MPA ने और अता तारर साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। वो एक भरा हुआ वोट से जो थैला था वाइट कलर का, वो लेके फरार हो रहे थे और पुलिस की गाड़ी में कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़ा। ये भी मैं आपको बताऊं कि वीडियोस में, जरा दिखाएंगे प्लीज वो वीडियो आप। वोट डाले हैं, ये वही दिन आप है और ये कुछ देखे ये हमने रेंजर के साथ में अंदर भेजा था और ये इसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, किस क्यों लेके जा रहे हैं बताइए। हो गया। अब आप ये देखें कि वो बेचारा बस अपना मुंह नहीं छुपा सक रहा, वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रहा, पूरे का पूरा थैला उठा के वो उसने पोलिंग स्टेशन से दौड़ लगा दी। अभी ये वजीराबाद है जहां पर हम 5,000 की या 5 या 6,000 की लीड से जीते हैं, वहां पर इन्होंने पोलिंग स्लो करके यहाँ ये हाल किया। पकड़े गए, रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़े गए। इसी तरह इनके सरकारी अफसरान बंद पोलिंग स्टेशंस पे ठप्पे लगा रहे थे, वहाँ से भी पकड़े गए। रेंजर्स की गाड़ी में उनको बिठा के
तो ले गई, वरना अवाम इन पे टूट पड़ती तो बहुत बुरा हाल होता इनका। और ये चोरी करने के बावजूद, थैले उठाने के बावजूद, थैले उठा के भागने के बावजूद, वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। हमने सुना है और देखा भी है, 2018 में भी पूरी दुनिया ने देखा कैसे वोट चोरी हुए, वोट के डब्बे चोरी हुए, वोट के जिनको बैलेट बॉक्सेस कहते हैं, बक्से कहते हैं, वो चोरी हुए। कभी किसी ने सुना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला ही चोरी हो गया? मतलब उधर 361 पोलिंग स्टेशंस हैं डस्का के अंदर, 337 का रिजल्ट आ गया और उसमें हम जीत रहे थे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई 337 के बाद रिजल्ट क्यों रुक गया। हमें पता चला, क्योंकि हम जाग रहे थे, हमें पता चला, हमारे लोग वहाँ मौजूद है, वो भागे जब आरओ ऑफिस, तो हमें पता चला कि वहीं पर आरओ ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा। और कई मीडिया चैनल्स ने जो आप फेवरेट हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने चलाया कि धुंध की वजह से पहुंच नहीं पा रहे। तो बाकी 337 सारे धुंध में भी पहुंच गए। जो आसपास के एरियाज के थे वो 20-22 वो नहीं पहुंच सके। दूर दराज एरियाज की धुंध के बावजूद भी, धुंध थी कि अंधाधुंध थी समझ नहीं आ रही थी। और धुंध में भी उनको मेरे ख्याल है नवाज शरीफ नजर आ रहा था, सब नजर आ रहा था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 20-22 अफराद को ही गायब कर दिया उठा के। और अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, किस कानून के तहत रखा है, इनसे क्या करवाया है। और जब इलेक्शन कमीशन खुद, क्योंकि हम इन टच थे इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने इनको बारहा पूरी रात वो इनको फोन करते रहे। इनमें से टोटल ऑफिसर्स कितने थे, 20 या 22 राना साहब? तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशन के 20 के करीब ये थे। तो वो इनको पूरी रात फोन करते रहे लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। तो धुंध में चलो भाई मान लिया, धुंध में 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट, 14 घंटे। और धुंध में किसी का फोन बंद होता है कभी? कि धुंध में अचानक बाजमात सारे गायब भी हो जाते हैं और बाजमात 20 के 20 अफराद के फोन भी बंद हो जाते हैं और वो कांटेक्ट में भी नहीं आते, वो एक्सेसिबल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद बेयारो मददगार यरगमाल बना हुआ उनको ढूंढ रहा है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब आप अगर इलेक्शन कमीशन की जो सुबह प्रेस रिलीज मैंने देखी है उस पर आ जाएं तो इलेक्शन कमीशन देखें क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि किसी के पास है इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज? फोन में तो है, जरा देंगे प्लीज मुझे। मैं जरा थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दूं। वैसे खुशगवार हैरत हुई है मुझे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया। जिस तरह सिंध में इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के मेरे कमरे तक पहुंचने की कोशिश की थी और सिंध हुकूमत और सिंध के पुलिस को बाईपास किया था और आईजी अगवा कर लिया था, तो वहाँ की पुलिस ने स्टैंड लिया था। मुझे खुशी है कि ईसीपी ने अपना आईनी और कानूनी ड्यूटी अपनी, इधर से मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। और ये क्या फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ है कि मैं सारी नहीं पढ़ी लेकिन हल्का एन 75 सियालकोट गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ नताइज मौसूल हुए। इस बार मुतअद्दिद बार इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से वो रब्ता करने की कोशिश करी है लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उसके ऑफिसर्स किसने अगवा किए हैं, कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, किस कानून के तहत रखे हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके। अब वो बेचारे मिसिंग पर्सनस हो गए तो वो पता लगा रहे हैं मगर कोई रिस्पांस ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ।
उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। यहाँ मतलब ये कि उनको भी कहा गया कि आप भी गुमशुदा हो जाएं और आपको भी अपने आप को अवेलेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। ये भी ज़रा दिखाएंगे। सुबह हमारी जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने पकड़ा इनको। खोलो। ये आप देख सकते हैं कि 12-14 घंटे बाद ये तशरीफ़ लेकर आए। सारे का सारा अमला जो बाद जमात गायब हो गया था, हमारी कैंडिडेट वहीं खड़ी थी क्योंकि उनको पता था कि क्या हो रहा है, वो वहीं खड़ी थी। मैं उस शेरनी को शाबाश देती हूँ, नौशीन इफ्तिखार को, कि उसने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ और बड़े जज्बे के साथ इन वोट चोरों का मुकाबला किया, इनको फेस किया और इनको धूल चटाई। आगे ये देखें ज़रा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स हल्का NA 75 सियालकोट ने ये इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा है कि धांधली हो गई है। रद्दो बदल के नताइज में रद्दो बदल और क्या होते हैं? ये तो बड़ी डिसेंट लैंग्वेज है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना सिर्फ हमारे लोगों को यरगमाल बनाया गया, लेकिन पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी गायब थी, सूबे की इंतज़ामिया भी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गायब थे, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। अब इससे ज़्यादा बड़ी चार्जशीट इस जाली हुकूमत की और क्या हो सकती। और फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को NA 75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है क्योंकि धांधली पकड़ी गई है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए इन्हें हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जाए और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी लगती है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? हम तो ये पूछने में हक बजाने में ना, या वो अपने फोन, उनको ऑर्डर आया था कि चुप कर जाओ, ये हो गया, अब अपने अपने फोन बंद करो और सो जाओ और किसी को अवेलेबल ना होना। ये जो ECP की प्रेस रिलीज है, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ और कल चलने वाली धांधली के खिलाफ। और फिर अब ये भी देखें, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो 361 टोटल पोलिंग स्टेशंस में डस्का में जो 337 का रिजल्ट आया, उसमें पोलिंग की शरह जो है, या बाकी भी पूरे बाई इलेक्शंस में पोलिंग की शरह जो है वो 30 से 35% तक है, 30 से 35% तक है। अब ये जो अचानक सलाई मखलूक या खलाई मखलूक, मुझे नहीं पता कहाँ से ये सुबह सुबह लैंड किए 14 घंटे के बाद, और इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो कास्टिंग वोट कास्टिंग की रेशो है या जो टर्न आउट है, वो बाकी सब जगहों पे 30 से 35% है, जो कि बाई इलेक्शन के मुताबिक है, ऐसे ही होता है। इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे अचानक वो 30 से 35 को ऐसे जो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और वो 85 to 90% हो जाती है। उन 20 पोलिंग स्टेशंस के जिनका अमला गायब हुआ था,
उन पूरे 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका पोलिंग की रेशो है 30 से 35%। और अचानक ये गायब शुदा जो अफसरान हैं इनके पोलिंग स्टेशंस की जो कास्टिंग है वो किधर चली जाती है? 90% के ऊपर, 85% के ऊपर। तो ये तो 14 घंटे में 85-90 पे चली गई। अगर 15-16 घंटे रहते तो 100-200% पे भी चली जाती। क्योंकि अता तारड़ साहब ने तो आरओ के ऑफिस में बैठकर इनकी वो धांधली, वजीराबाद में क्योंकि जीत गए हैं ना हम, तो वहां पर जीते तो डस्का में भी हैं, ऐलान होना इंशाल्लाह बाकी है। लेकिन अता तारड़ साहब ने तो इनके वहां बैठकर वजीराबाद में भी इनकी धांधली पकड़ी है, जहां पोलिंग, जहां वोट पूरा कास्ट 600 हुआ था वहां पर 900 वोट निकल रहा है। अभी मैं पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान जो, या बाकी जमातों के दरमियान जो वोट की डिवीजन है उसकी बात नहीं कर रही, मैं टोटल कास्ट हुए वोट की बात कर रही हूँ। 600 वोट पोल होता है और काउंटिंग में 900 वोट निकलता है। अब आपको पता चला है कि 3-3, 4-4 घंटे इन्होंने पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे क्यों बंद रखे? और पोलिंग स्टेशंस के न सिर्फ दरवाजे बंद रखे बल्कि इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे। और इनको लगा कि एक पेज करते करते हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हमने ऐसी खौफ हरास की, दहशत गर्दी की फ़ज़ा बना दी है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये भूल गए कि चोरों का भी आखिर एक यौमे हिसाब आता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान की आवाम ने वोट चोरों के चेहरे पहचान लिए। 2018 में कल जो डस्का में हुआ, कल जो वजीराबाद में हुआ, उसको अगर आप नेशनल सीन पे कर लें तो वो उसका रिप्ले है। इन्होंने हर हलके में 2018 में भी इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट छीना था। लेकिन हर दफ़ा आप अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम 3 सीटें जीते, लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए। और इन्होंने एक्सपोज होकर, कुछ लोग हमारी बात समझ रहे थे, मेजॉरिटी समझ रही थी, जो नहीं भी समझ रहे थे उनको भी बता दिया है। अवामुन्नास को उन्होंने बता दिया, 22 करोड़ को कि इस तरह हमने 2018 में धांधली की। और जब हमारी बात आती है और जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है तो हम जायज़ नाजायज़ सब हरबे इस्तेमाल करते हैं। इंतज़ामिया को भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले रद्दोबदल हो रही थी ना, ये सिर्फ वोटों में रद्दोबदल नहीं हुई, बाई इलेक्शन से पहले ये प्री पोल रिगिंग भी हुई है। जिस तरह साउथ पंजाब में की गई थी 2018 इलेक्शंस में और इधर उधर की गई थी, ये इंतज़ामिया को जो तब्दील किया गया, ये सब मुझे पता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तारीखी नाकामी, तारीखी शिकस्त चारों सूबों से बैक वक्त, सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा आपकी होम ग्राउंड से, पंजाब के अवाम की तरफ से, पंजाब की तरफ से तारीखी शिकस्त और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाए। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया। पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए और लोगों ने आपके चेहरे पहचान लिए। आप लोगों को कहते थे ना कि बाई इलेक्शंस तो हमेशा, जब पीएमएलएन का दौरे हुकूमत था तो आप हमेशा, जब पीएमएलएन बाई इलेक्शन जीतती थी अपने दौरे हुकूमत में भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर माशाल्लाह, तो हमेशा बजाय शर्मिंदा होने के टीवी पे आकर ये कहा करते थे कि बाई इलेक्शंस का क्या है, वो तो हमेशा हुकूमत वक्त जीतती। अब बताएं, हुकूमत वक्त जीती बाई इलेक्शन? और ना सिर्फ ये कि हुकूमत वक्त वो बाई इलेक्शन अपनी जाली हुकूमत होते हुए नहीं जीत सकी, आप तारीखी धांधली करके भी नाकामी से दो चार हुए। मुस्लिम लीग नून ने और अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको धूल चटा दी। अब आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब आप ये देखें कि जल्दी जल्दी में, घबराहट में इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के अरकान तो अगवा कर लिए, लेकिन भाई उनको 20 को आखिर तो प्रोड्यूस करना था ना। तो जब 14 घंटे बाद वो तशरीफ़ लेके आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर इनको समझ नहीं आ रही कि अब एक गड़बड़ कर बैठे, एक ब्लंडर कर बैठे, अब उसको किस तरह ठीक करें। तो अब इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी कौम की नज़र इस वक्त आपके ऊपर है, पूरी कौम की। और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्शन कमीशन का खोया हुआ वकार जो है
खोई हुई जो एक इज्जत है उसको बहाल करें। पूरी कौम की नज़रें आप पर हैं, और ना सिर्फ ये कि आपको इस वोट चोरी का हिसाब लेना है, अपने अरकान को यरगमाल बनाकर, ECP को यरगमाल बनाकर उनके अगवा का हिसाब लेना है, बल्कि आपको उन लोगों से भी हिसाब लेना है जो पंजाब की इंतज़ामिया में इस धांधली में और इस तारीखी जो इन्होंने मंसूबा बनाया था उसमें शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी के ऊपर एक नालायक और नाअहल और जाली वजीर आजम की नौकरी करने को तरजीह दी और लोगों के वोट को पांव तले रोंदा। मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करती हूँ कि उन सब पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो इसमें घिनौने खेल में कल के उसमें मुलविस हैं, वो इंतज़ामिया के अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर मुलविस हैं, वो हुकूमती अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर और धांधली के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और जस्टिस जो है ना वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और इस जो ये नाअहल और जाली हुकूमत का पंजाब के जो सरबराइन वज़ीर आला पंजाब, इनको इनके खिलाफ भी FIR कटनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ भी FIR वोट के ऊपर डाका डालने के लिए कटनी चाहिए। और वो 2 अफराद के जो कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनको शहीद करने के खिलाफ इनके ऊपर भी FIR कटनी चाहिए। एक बार फिर मैं इमरान खान साहब को इस तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी पे मुबारकबाद देती हूँ, और खुलकर सामने आने पर, कोई शक व शुबा ना छोड़ने पर कि धांधली किस चीज़ का नाम है, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं, डॉन किसको कहते हैं, ये अवाम को समझा देने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, एक आप कर लें, आप कर सियासी जमातों के लिए ये लम्हा फिक्र नहीं कि 2 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कराने में नाकाम नजर आ रहा है कि उनके जो ROs में जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको अगवा तक कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा इस पे आप क्या कहेंगी? आगे जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उस पर भी क्या होगा? देखिए, 2 बातें, बल्कि 3, आपने सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। तो सबसे पहले तो आई थिंक ECP ने जो प्रेस रिलीज़ इशू की है और उन्होंने इस चीज़ का, उनका जो एतराफ़ है इस चीज़ का, या उनका जो एक इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेना और उसको प्रेस रिलीज़ में कह भी देना कि हाँ हमारे अरकान अगवा हुए हैं, उनसे हमारा राब्ता नहीं था और इसमें इंतज़ामिया के लोग और बाकी लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस दौरे, इस जाली हुकूमत के दौर में, इस वोट चोर हुकूमत के दौर में, इस आटा चोर हुकूमत के दौर में, इस चीनी चोर हुकूमत के दौर में जितनी बेतौकीरी जो कौमी इदारे उनकी हुई है, शायद ही कभी 73 सालों में कभी इस तरह से कौमी इदारों की इज़्ज़त को पाँव के नीचे रोंदा गया हो कभी भी। और ब्लैकमेल करके, धौंस धांधली से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है और ये जो बेतौकीरी हुई है ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इतनी बेतौकीरी करेंगे, जब आपको किसी को दीवार से लगाएंगे और जब किसी की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा, आप तो पीछे रह के वार करते हैं, लेकिन इदारों के जो चेहरे हैं उन पर स्याही मली जाती है। तो जब वो एक हद होती है उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ECP ने अपने ऊपर जो धावा इन्होंने बोला ECP के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल आईनी और कानूनी स्टैंड लिया है। मैं एक दफ़ा फिर उनको कहूँगी कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप इंसाफ करें और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कौम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको हीरो भी मानेगी और आप अपनी तारीख़ में अपना नाम ज़िंदा भी रखेंगे। दूसरी भी आपने कहा कि 2023 के इलेक्शंस की आपने बात की, जब भी होंगे इंशाल्लाह 2021 में हो या हाँ 21 में भी हो सकते हैं। तो कल का जो एक्शन रिप्ले है कि लोगों ने बाहर निकलकर खौफ व हरास और फायरिंग और जाने ले ली और बैग्स उठा लिए, पोलिंग स्टेशंस बंद कर लिए, फायरिंग करवा दी,
थैले के थैले गायब करवा दिए, अमला गायब करा दिया, पोलिंग स्टेशंस गायब करा दिए। उसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पे पहरा दिया, और वोट पे पहरा देने की वजह से आज इनके चेहरे पहचाने गए। तो यही बेवकूफ़ी और यही गलती उन्होंने 2021 के इलेक्शन में या 22 के इलेक्शन में की, तो इनका इबरतनाक अंजाम होगा। और इबरतनाक अंजाम की वो जो कहते हैं ना फुल ड्रेस रिहर्सल जो है, वो कल अवाम ने इनको दिखा दी है। जी उस्मान। मेरा ख्याल है आज की जो मैं इस पे बात करना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको ज़रा धांधली तक महदूद रखें, ताकि यही बात जो मैं आज अवाम के सामने रखना चाहती थी। मैं इसी से मुताल्लिक अगर सवाल हैं तो काइंडली कीजिए। इस पर उस्मान साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर सेपरेटली बात करूँगी और कॉम्प्रिहेंसिवली करूँगी। कौन से न्यूज़ से? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, आपने उस बयानिए को आगे लेके बढ़ी और उसकी तईद भी सामने आई। हमने इलेक्शन में देखा कि खुल के अवाम ने उसकी तईद की जो बयानिया आपने दिया था मियां नवाज शरीफ साहब। क्या आप समझती हैं कि अगला जो नया अमला है बड़ा क्रूशियल है? एक तो सेनेट है, उसके बाद मरहलावार चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। जो हम माहौल 2013 के बाद 18 में देखा और आज जो देख रहे हैं वो तब्दील हो रहा है। थोड़ा सा पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है चीजों के अंदर। क्या आप समझती हैं कि इसी ट्रैक से होते हुए आप मंजिल तक पहुंचेगी या कि और कोई ट्रैक बदला जाएगा? नहीं, मंजिल तक तो हम पहुंच गए। और जहाँ तक मियाँ साहब के बयानिए का ताल्लुक है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्होंने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ क्या हरबा नहीं आजमाया। जो ये कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, आज मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अब सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है, या अभी कोई कसर रह गई है आपकी तबीयत ठीक करने में? वो बाहर बैठे बीमार है, और जिसको कहते थे उसकी सियासत ख़त्म है, वो आज इनके हवास पे भी सवार है, इनके सरों पे भी सवार है, वो इनके नर्व्स पे भी सवार है, और वो इनको जीने नहीं दे रहा, सुकून का चैन का सांस लेने नहीं दे रहा। तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने एक उनके ख़िलाफ़ झूठी मुहिम भी चलाई, मीडिया को भी दबाव में रखा, मीडिया के ज़रिए भी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई। आज क्या हुआ? आज पूरी दुनिया ने आपको ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि आप एक्सपोज होके रह गए। और नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन पे नवाज शरीफ का नाम गूंज रहा है। माशाल्लाह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा फार्म जो जैसा कि 20 पोलिंग स्टेशन का नाम लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये पोलिंग स्टेशन जो है वो ताज़े हैं। हाँ, तो क्या नून लीग ने 45 जो फॉर्म 45 है उस पे इन पोलिंग स्टेशन पे दस्तखत किए यहाँ पर, या इनको नहीं माना जा रहा? देखें दूसरी ये बता दें एक सेकंड, एक एक करके प्लीज़, फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है, जब वो कह रही है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो नताइज थे वो टैम्पर्ड विद हैं, उनमें रद्दो बदल है, इसके बाद और क्या बात रह जाती है? जाहिर है उन्होंने फॉर्म 45 देखे होंगे, उसी से कंपेयर करके टैली करके उन्होंने कहा होगा ना कि रद्दो बदल है। और कहाँ से रद्दो बदल हो जाता है? सुना है कि जो बरामद हुए फॉर्म 45 14 घंटों के बाद यरगमाल शुदा अमले से, जो शायद शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकल गया था और उनके फ़ोन्स भी बंद थे, और 14 घंटे के बाद वो पहुँचे। मैंने सुना है कि वो सारे जो उनके पास फॉर्म 45 थे वो बिल्कुल कहीं बैठ के दोबारा बनाए गए थे, जाली फॉर्म्स थे। इसीलिए मुझे हकायक का ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं ECP की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है, वाज़ेह तौर पे, कि उसमें रद्दो बदल का इम्कान है, यानी कि उन्हीं फॉर्म्स में धांधली हुई है। थैंक यू। माजी में यही देखते गए हैं कि इलेक्शन कमीशन कभी भी स्टैंड लेकर नजर नहीं आता।
आप कितना शरीक है और आप कितनी इस पे मुलज़म है कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज पर खड़ा रहेगा? सेकेंडली, अगर हल्का NA 75 के दोबारा इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की कायद के बेटी के तौर पर या उनके हेड के तौर पर आप क्या समझते हैं, आप लोग रीपोलिंग पे जाएंगे या उस फैसले को आप नहीं मानेंगे? क्या पोलिंग के फैसले को नहीं मानेंगे? मैं अगर तो रीपोल होना है, अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की और उस पे सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हलके में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हलके में री इलेक्शन हो। क्योंकि बात सिर्फ इन 20 अगवाशुदा पोलिंग स्टेशंस की नहीं है, बात यह है कि आपने पूरे हलके के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हलके में लोगों को खौफ व हरास किया, आपने वोटर्स को डराया धमकाया, और जब आपके वोटर्स को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, आप उनको एक पीस का माहौल नहीं देंगे, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपनी राय इस्तेमाल करने का, तो वो इलेक्शन तो वैसे ही नाल एंड वॉइड हो जाता है। और ख़ास तौर पर डस्का सिटी बिल्कुल हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहाँ आपने पोलिंग स्लो रखी, तो ये 20 हलकों का नहीं है, 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं है, ये पूरे हलके में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। भाई देखें, इलेक्शन का मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। वो एक जाली हुक्मरान का आला कार नहीं बनेगा, वो अपनी बेइज्जती जो और बेतौकीरी हुई है ECP की, वैसे तो बाकी इदारों की भी हो रही है, लेकिन जो ECP की बेतौकीरी हुई है उस पर कम से कम अपनी इज़्ज़त के लिए और अपने अरकान की इज़्ज़त के लिए इस माफिया के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा होगा और इंसाफ फराहम करेगा हमें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ECP करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल डस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए, और मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। किसको? फलाई मखलूक की आपने बात की है, इससे पहले भी नवाज शरीफ ने बात की थी, आप उन फलाई मखलूक को क्या पैगाम देना चाहिए? मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आया। जी लास्ट क्वेश्चन जी। उनको एक मिनट, खलाई मखलूक को मैं सिर्फ एक ही मैं पैगाम देना चाहूँगी, और वो ये है कि जिस तरह एक नाखल्फ औलाद होती है ना, जो अपने वालिदैन को बदनाम करा देती है और उनको उसको आग करना पड़ जाता है, तो जितनी बदनामी इस नाअहल और नालायक और वोट चोर और चीनी चोर और आटा चोर और बिजली चोर और गैस चोर की वजह से उनको फेस करनी पड़ी है, तो उनको आगे के लिए अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। जी फरमाइए। ये तो अभी आई थिंक अभी तो हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, दरख्वास्त देंगे, दी भी है हमने, और ये हमारे जब लीगल सारे माइंड्स बैठेंगे तो हम ये फैसला करेंगे हमें किस वक्त क्या क्या करना है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर, आप आखिरी सवाल पूछ लीजिए। मैडम ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट है उसकी तजदीद नहीं, ये भी इसी दिन से रिलेटेड, मैं सिर्फ ये नहीं, बाद में इंशाल्लाह मैं सिर्फ इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ ये कह के कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड नालायक और नाअहल वोट चोर इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट, नैब का बयानिया करप्शन जिसको कहते हैं ना, विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ, वो रिजेक्ट,
और बाकी भी बयानिया, सबका नाम ले लूँ वो भी रिजेक्ट। एक बयानिया फतेयाब हुआ है। बयानिया का शोर हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। बयानिया नाकाम हो गया, बयानिया कामयाब हो गया। एक ही बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है, पाकिस्तान के कोने कोने में गया है, जिसकी गूंज बर्मा में भी सुनाई दी है, और वो बयानिया है नवाज शरीफ का बयानिया, जो है वोट को इज्जत दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, अच्छा राणा साहब।